हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम अपने प्रीवियस वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया चैप्टर का। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो थ्योरी बेस्ड है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को उठाया था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ भी थ्योरी है, उससे भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल नहीं है। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज के इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बढ़िया क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मैं आपको एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, ताकि आपको मतलब एकदम ब्लैंक ना लगे, आप ब्लैंक ना बैठे रहें इस वीडियो में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को मैं पी से डिनोट कर सकती हूँ। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ कहता है कि जब भी कोई दो बॉडीज कोलाइड करेंगी या जब भी कोई दो बॉडीज इंटरैक्ट करेंगी तो टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देखो यहां पर मान लो एक कार है, ठीक है, और यहां पर एक है बाइक। ओके, इस कार का मास m1 मान लो, बाइक का m2 मान लो। कार और बाइक, कार जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी इनिशियली, और ये बाइक u2 वेलोसिटी से। अब ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बाइक भी मूव कर रही है। अब ये दोनों टकरा जाते हैं, दे कोलाइड। कोलिजन के बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये कार और इस बाइक दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। तो मान लो कोलिजन के बाद कार की वेलोसिटी हो गई v1 और कोलिजन के बाद बाइक की वेलोसिटी हो गई v2। मास तो अभी भी कार का m1 है, मास बाइक का अभी भी m2 है। तो कोलिजन से पहले इन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम होगा, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर ये कार बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही थी और ये बाइक थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो कार आके बाइक पर टक्कर मारती है, तो बाइक विल स्टार्ट मूविंग, पर कार की जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। ये कार की वेलोसिटी कम हुई तो बाइक की वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब टोटल जो चेंज आया मोमेंटम में वो जीरो है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। देखो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया था? m1 u1। मोमेंटम क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कार का मास था m1, कार की वेलोसिटी u1, प्लस m2 u2, बाइक का मास m2 और बाइक की इनिशियल वेलोसिटी u2। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के। फाइनली मोमेंटम कार का क्या था? m1 v1, मास ऑफ कार मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार, प्लस m2 v2, मास ऑफ बाइक मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बाइक। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते थे। अब जल्दी से एक रिकॉइल वेलोसिटी का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है, यहीं पर बना देते हैं। यहाँ पर कोई भी गन है मान लीजिए, और यहाँ पर एक बुलेट है जो उस गन से बाहर निकली। ओके, ये गन है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस केस में भी फॉलो होगा। ये बुलेट जब आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, आगे की डायरेक्शन में जाएगी, तो ये गन क्या करेगी? रिकॉइल करेगी, पीछे जाएगी। जिस वेलोसिटी से ये गन पीछे जाती है उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। इसके बड़े सारे क्वेश्चंस
अपन लोग आज करने वाले हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब कोई भी एक गन है, उसमें से बुलेट निकली, जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रही है, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, अब देखो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के देख सकते हैं हम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इस गन और बुलेट के केस में अगर मैं इनिशियल मोमेंटम आपसे पूछूं कि इस गन का इनिशियल मोमेंटम बताओ जी, क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, इस गन का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ गन, मान लो मास ऑफ गन mg है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। पर ये गन इनिशियली रेस्ट पर थी, जब बुलेट गन से बाहर ही नहीं निकली तो गन तो रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गन की जीरो है। अब वेलोसिटी यहां पर पुट करोगे जीरो, तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय जीरो, पूरा मोमेंटम जीरो हो जाएगा गन का। सिमिलरली अगर मैं बुलेट की बात करूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा? मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट का मास कुछ भी है, पर इनिशियली बुलेट का वेलोसिटी भी जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पर है बुलेट। इनिशियल मोमेंटम बुलेट का भी जीरो हो गया, है ना। जो हमने यहाँ पर देखा कि इनिशियल, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये वाला पूरा पोर्शन गन के केस में जीरो हो चुका है, क्योंकि गन का और बुलेट का दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब जब बुलेट गन से बाहर निकल गई है तब क्या होगा वो केस देख लेते हैं। इस चीज को मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए, ये तो इनिशियल केस की बात हो गई। अब फाइनली जब बुलेट गन से बाहर निकल चुकी है, तो मैं यहां पर लिख दूं फाइनली मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा? मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बुलेट की वेलोसिटी जीरो नहीं है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी vb। वी डोंट नो क्या है उसकी वेलोसिटी, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, जीरो नहीं है इतना पता है। तो बुलेट का जो मोमेंटम है वो mb इंटू वीबी हो जाएगा। अगर मैं गन के मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा? मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। और ये वेलोसिटी कौन सी है? रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, टेक्निकली होना तो ये चाहिए था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, पर ये पूरा चीज जीरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम जीरो था, ये और ये दोनों जीरो हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो, ये मल्टीप्लाई होकर जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, तो ये पूरी चीज यहाँ पर जीरो हो चुकी है। अच्छा, m1v1 प्लस m2v2 ये क्या है? फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। तो रिकॉइल तो गन के केस में कुछ इस तरह से चीजें कंसिडर करते हैं हम। इनिशियल मोमेंटम हम हमेशा जीरो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पर रहे होंगे। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको कहूंगी कि इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तब आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस तरह से हम रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। वहां पर भी मैं रिवाइज कराऊंगी, यहाँ पर मैंने आपको बस बताया कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर रही हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg।
with the velocity of 400 meter per second. Find out the recoil velocity of gun. क्वेश्चन जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में से दो चीजें निकालनी है ढूंढ करके. पहली चीज क्वेश्चन में गिवन क्या है और दूसरी चीज हमें निकालना क्या है. What is given in the question and what we have to find. ठीक है, चलो सवाल वापस से पढ़ेंगे और जो जो चीजें हमें गिवन है उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे. A bullet of mass 20 ग्राम is fired from a gun of mass 8 kg. So एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम. तो मास ऑफ बुलेट हमें दे रखा है, इसको मैं MB ऐसे डिनोट कर दूं. मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम. मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम, ये हमें गिवन है. इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg. मास ऑफ गन मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, इज 8 kgs, ये भी हमें गिवन है. मास ऑफ गन इज ऑल्सो गिवन विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार समझ लेते हैं कि गन की वेलोसिटी ये है 400 मीटर पर सेकेंड. अगर आपको जरा सा भी डाउट हो क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ें, 2 बार क्वेश्चन पढ़े, 3 बार जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा. देखो फिर से पढ़ते हैं. अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि एक 8 किलो की गन से एक 20 ग्राम की बुलेट निकली है विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो 400 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी किसकी है? ये वेलोसिटी है बुलेट की. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर मैं लिख दूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ओके. फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. आपसे पूछा है गन की रिकॉइल वेलोसिटी बताओ. गन की रिकॉइल वेलोसिटी बताओ क्या रही होगी. तो देखो इस चीज को जरा एनालाइज करते हैं हम. ठीक है, यहां पर एक गन है जिसका मास कितना है? इसका मास है 8 kg. इसमें से एक बुलेट निकलती है जिसका मास है कितना? 20 ग्राम्स. और इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड. तो हमसे पूछा है कि ये गन, जब ये बुलेट, इस मास की बुलेट इतनी वेलोसिटी से इस गन से बाहर जाती है तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी. वी हैव टू फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. तो अब यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ फॉलो होता है कि मतलब टोटल मोमेंटम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड. इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अच्छा, तो मैं लिख दूं यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ऐसा है कि नहीं? इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. मतलब कि पहले जब बुलेट गन से बाहर नहीं निकली थी, उससे पहले जो मोमेंटम उन दोनों चीजों का था, और जब बुलेट गन से बाहर निकल चुकी है तब जो मोमेंटम उन दोनों चीजों का है वो कंजर्व्ड रहेगा हमेशा, वो इक्वल रहेगा हमेशा. अच्छा, इनिशियल मोमेंटम हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था. गन के केस में इनिशियल मोमेंटम 0 होता है क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पर है ना. रेस्ट पर मतलब जो गन की इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल के लिए हम v का इस्तेमाल करते हैं. याद रखना ये चीज. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन 0 थी, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. गन का मास कुछ रहा होगा पता नहीं, पर चूंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम पूरा 0 हो जाता है. सिमिलरली बुलेट के केस में देखो,
मोमेंटम क्या होगा बुलेट का, मास इनटू वेलोसिटी। मास होगा बुलेट का कुछ 20 ग्राम, पर इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाता है, तो इस वजह से पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो अब जब बुलेट गन से बाहर निकल चुकी है तब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम किस किस का, एक गन का और एक बुलेट का, दोनों का। तो यहां पर लिख देती हूं मैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, है ना भाई। फाइनल मोमेंटम तो इसी के बराबर होगा, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, गन की बात करो तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, राइट। प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट की बात करूं तो मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये जो फाइनल वेलोसिटी है गन की, यही रिकॉइल वेलोसिटी है, भूलना मत। चलो, मास ऑफ गन कितना है, 8 kg, वैल्यू पुट करते जाओ बस, अब आग बंद करके आंसर आने वाला है। वेलोसिटी ऑफ गन, वी हैव टू कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। प्लस मास ऑफ बुलेट, क्या वो हमें दे रखा है, हाँ 20 ग्राम्स दे रखा है, पर यहाँ पर जो गन है उसका मास किलोग्राम्स में गिवन है, तो इस 20 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे और सामने केजी लिख देंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन में जब पुट कर रही हूँ तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों पुट कर रही हूँ। क्यों ऐसा कर रही हूँ, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मास ऑफ बुलेट की जगह 20/1000 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक फंडा एकदम क्लियर। अब बस काटो पीटो आंसर निकालो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ओके। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। इतनी गणित तो सबको आती होगी, है ना। चलिए, 0 इज इक्वल टू 8 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन प्लस, यहाँ पर 4 kg बचा है, बाकी सब कट पिट गया है, और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड बच जाए, तो ये होगा 4 2 ज़ा 8 kg यूनिट और मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर देखो, इस चीज को मैं इक्वल्स टू के यहाँ ला सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ, -8 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 8 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। इस बात में कुछ आपको संदेह, ये प्लस वाली टर्म मैं पूरी उठा के इक्वल्स टू के यहाँ पर लाई तो ये माइनस हो गई, ठीक। चलो, अब ये 8 kg वेलोसिटी ऑफ गन के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, -8 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 kg इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन। 8 kg से 8 kg कैंसिल, कितना बचा, 1, और वो भी माइनस का, मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब गन की कितनी वेलोसिटी आई, 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर माइनस का साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो गन है वो रिकॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पर माइनस का साइन का मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है, माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है।